नंबर 8 है जिसका टाइटल है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग। अब यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है कि प्रभाकर एक बच्चा है, ब्लैक स्मिथ की शॉप पे है। तो प्रभाकर ब्लैक स्मिथ की शॉप पे बैठ के जो ब्लैक स्मिथ्स हैं, जो लोहार हैं, उनको काम करते हुए देख रहा है। उनके पास में एक छोटी सी बेंच रखी जहां पे बहुत सारे आयरन टूल्स रखे, जैसे कि एक्सेस रखे हैं, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी। सिकल्स रखे हैं, सिकल्स में क्या होता है कि एक ऐसे एक राउंड शेप का एक आयरन का वो होता है और नीचे एक वुड से उसको पकड़ते हैं। कुल्हाड़ी में क्या होता है, बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है, यहाँ पे एक छोटा सा खांचा होता है और ये लोहा होता है। तो ये कुल्हाड़ी आपने नॉर्मली अपने घर में देखी होगी, अगर छोटा सा भी गार्डन या प्लॉट बगल में कहीं होता है तो कुल्हाड़ी वगैरह की जरूरत पड़ी जाती है। तो ये सब कुल्हाड़ियां, ये सिकल्स रखे हुए थे सेल के लिए। वहां पे क्या है कि बड़ी सी आग जल रही थी और दो आदमी वहां पे मेटल रॉड्स को हीट कर रहे थे और उसको बीट कर करके मार मार के ऊपर से कस कस के इम्पैक्ट देकर उसको शेप में लेके आ रहे थे। तो बहुत ज्यादा गर्म था वहां पे, बहुत आवाजें आ रही थी और जो कुछ भी हो रहा था वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आयरन टूल्स की हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। आज के डेट में हम लोग आयरन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं, ठीक है। और आयरन से बनी हुई चीजें और स्टील से बनी हुई चीजें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि आयरन और स्टील से बनी हुई चीजें आप कौन कौन से दिन में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपका चाकू स्टील का बना हुआ है? आपके घर में जो टैप्स लगे हुए हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? इन सब चीजों को एक बार आप खुद से ढूंढने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा। अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। यानी कि लगभग 1000 बीसी में आपका लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। और मेगालिथिक बेरियल्स है, मेगालिथिक बेरियल्स की बात मैं चैप्टर 4 में कर चुका हूं, वहां पे जाके देखिए। वहां पे जो लोगों को बरी किया जाता था उनके मरने के बाद, उनके साथ उनके वेपन्स भी बरे किए जाते थे और वहां पे बहुत सारे आयरन टूल्स और आयरन वेपन मिले हैं उनकी कबर में। फिर 2500 साल पहले का एविडेंस है कि भैया आयरन टूल्स का जो प्रयोग है बहुत तेजी से हो रहा था। कुल्हाड़ियां आ चुकी थी, उन कुल्हाड़ियों की मदद से जंगल साफ किए जाते थे वुड के लिए। आयरन प्लाउशेयर आ चुका था। आयरन प्लाउ मतलब कि जमीन को गोड़ने के लिए, गोड़ा जाता है ना जमीन को सीड्स डालने से पहले, तो जमीन को गोड़ने के लिए वुडन प्लाउ शेयर की जगह आयरन प्लाउ शेयर का इस्तेमाल तेज हो चुका था आज से 2500 साल पहले। आयरन प्लाउ शेयर की बात मैं पहले चैप्टर 5 में कर चुका हूं, उससे पहले मैं वुडन प्लाउ शेयर की भी बात कर चुका हूं। और ये प्लाउ शेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत काम का आता है। गांव में जाके अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसको खेतों की गुड़ाई करने में बहुत जरूरी काम है। अब यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये जो बीच का फिगर है ये एक्चुअली एक्स है, ये लोहे का पार्ट है। इसके बीच में इस खांचे में आप वुड फंसा के इसको एक कुल्हाड़ी बना लोगे। ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये क्या चीज है? ये है आपका सिक्कल। देखिए यहाँ पे तीन चीजें दिखा रखी है, सिक्कल, टोंग्स, एक्स। तो सेकंड वाला तो एक्स हो गया, ये सिक्कल हो गया, किसी एक एंड पे आप इसको वुड से बांधोगे। और जो ऊपर आपको दिख रहा है वो टोंग्स है, ये रॉन्ग से। इसका प्रयोग आप क्या करते हो? इसका प्रयोग करते हो फ्रेंड्स कि जो आपके घर में जो गर्म बर्तन होते हैं, कभी उनको गैस से उतारना हो, दूध उबलने के लिए आपने भगोना रखा है, जब दूध उबल जाता है तो उसके बाद गैस से उतारने के लिए स्टोंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप सीधे हाथ से पकड़ के उतारोगे तो हाथ जल जाएंगे। फिर और कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग किया गया हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, पानी, इरिगेशन सोर्सेज एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो किंग्स हैं, जो किंगडम्स हैं, उनका एग्जिस्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह थी टैक्सेस। जो टैक्स वो कलेक्ट करते थे, वो टैक्स उनको नॉर्मल लोग देते थे। मेन टैक्स आता था क्रॉप्स से, मेन टैक्स आता था एग्रीकल्चर से, और क्रॉप्स आसपास के विलेजेस से आएंगे। तो अगर विलेजेस फ्लोरिश कर रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है खेतों का में धान का, तो ऑब्वियस बात है टैक्स अच्छा जाएगा। टैक्स अच्छा जाएगा तो अगर किसी एक किंग की, एक किंगडम की फाइनेंशियल हालत अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रो करेगा। नए नए तरीके के टूल आ रहे थे, ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम आ गया था, राइस ट्रांसप्लांटेशन, पैडी ट्रांसप्लांटेशन का वहां पे मैंने बात की तो दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। और पैदावार को बढ़ाने के लिए इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इरिगेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई जा रही थी, जैसे कि आर्टिफिशियल कैनाल्स बनाई जा रही थी, ये रिवर से खोद के कैनाल सीधे सीधे फील्ड में लाई जा रही थी ताकि पानी नेचुरली आ सके। कुएं खोदे जाते थे, टैंक्स बनाए जाते थे, आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाती थी, ताकि और ये सब चीजें एग्रीकल्चरल लैंड के पास बनाई जाती थी ताकि एग्रीकल्चर के लिए पानी इनसे निकाला जा सके। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट नीचे दे रखा है और यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिखेंगी। जब जब भी इरिगेशन वर्क्स का कहीं पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, किसी एक जगह को सींचने के लिए इरिगेशन वर्क्स का पूरा एक सेटअप किया जाता है, तो उस सेटअप में पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। तो नीचे
ये 8-9 चीजें दे रखी हैं आपको, 9 ब्लॉक्स। उन 9 ब्लॉक्स में तीसरे नंबर का, पांचवें नंबर का, छठे नंबर का और 9वें नंबर का ब्लॉक खाली है, और उसको आपको इन 4 ऑप्शन से भरना है। तो हम एक भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अपने स्कूल में भी इस चीज को बात करिएगा। नंबर 1 पे क्या आता है कि किंग नीड मनी फॉर आर्मीज। भैया किंग्स को अपनी आर्मी के लिए, पैलेसेस के फोर्ट के लिए मनी चाहिए, तो वो टैक्स किससे मांगेंगे? फार्मर से मांगेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई फार्मर्स कहां से टैक्स देंगे? फार्मर्स को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा टैक्सेस देने के लिए, तो फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, तो तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। और फार्मर्स को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है टैक्सेस पे करने के लिए, तो ये प्रोडक्शन किससे बढ़ेगा? दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन, यानी ये प्रोडक्शन केवल इरिगेशन से बढ़ सकता है। उसके बाद इस इरिगेशन के लिए किंग्स पैसा प्रोवाइड करेंगे, और इरिगेशन वर्क्स को प्लान करने में भी किंग्स मदद करेंगे, तो पांचवें नंबर पे ये वाला आखिरी वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर छठे नंबर पे क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, उन इरिगेशन वर्क्स को बनाने के लिए लोगों की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी, तो ये लेबर पीपल प्रोवाइड करेंगे, तो छठे नंबर पे ये आ जाएगा, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। और लेबर मिलने के बाद, इरिगेशन वर्क्स चालू होने के बाद, किंग से पैसा मिलने के बाद फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ 9वें नंबर पे क्या आएगा कि भैया फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा सर्टेन हो जाएगा, यानी कि अब वो मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए बारिश नहीं भी होती है, तो उनके पास इरिगेशन के साधन पास में उपलब्ध है, मतलब उनकी पैदावार में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन, फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, ये 9 नंबर पे आएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो इस तरीके से हमने इस चार्ट को भरा। अब हम देखते हैं कि भैया इस विलेजेस में रहता कौन है। तो देखिए, कम से कम 3 अलग अलग प्रकार के लोग ज्यादातर विलेजेस में रहते थे, चाहे वो साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हो। साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अगर आप तमिल रीजन की बात करें, तो वहां पे जो लैंड ओनर्स थे, लार्ज लैंड ओनर्स जिनके पास बड़े बड़े जमीन हुआ करती थी, उनको बोलते थे वेलालार। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल रीजन वर वेलालार। ये यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। दीज आर वेरी हॉट क्वेश्चंस, ये पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, हालांकि उतनी मात्रा से, उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं पूछे जाते हैं, बट आपके कोर्स में तो है ही। फिर ऑर्डिनरी प्लाउमैन को क्या करते थे? उनको कहते थे उजावार, ठीक है। और लैंडलेस लेबरर्स, जिनको, जिनमें स्लेव्स भी शामिल थे, तो लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास खुद का कोई लैंड नहीं था, वो दूसरों के लैंड पे जाके काम करते थे, इसमें दास दासियां भी आती थी, इनको बोला जाता था कदीसयार, कदाइसियार और अदीमाई। कदाइसियार और अदीमाई, ऑर्डिनरी प्लाउमैन को उजावार। ये अपने किताबों में एज अ नोट के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी चीज है। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आ जाए, तो जो विलेज का हेड था उसको बुलाता था ग्राम भोजका, इंपॉर्टेंट है। और हुआ ये कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे एक ही फैमिली के जो लोग थे, वो इस ग्राम भोजका की पोस्ट को ऑक्यूपाई करने लगे, यानी कि अगर फादर है, अगर वो ग्राम भोज का, तो जो उसका बेटा है वही ग्राम भोज का बनेगा। तो ये पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया गया समय के साथ साथ। तो जो ग्राम भोज का हुआ करता था, वो उस जगह का, उस विलेज का सबसे बड़ा लैंड ओनर था, वहां पे उसके पास सबसे ज्यादा जमीन हुआ करती थी। उसके पास अपने खुद के स्लेव्स, दास दासियां हुआ करते थे, और वो बाकी वर्कर्स को भी, लैंडलेस लेबरर्स को और लोगों को हायर करता था लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। और चूंकि वो अपने इलाके में, अपने विलेज में ताकतवर था, तो किंग उस ग्राम भोजिका का इस्तेमाल करके उस विलेज से टैक्स भी वसूलता था। तो उस विलेज में एज अ किंग्स रिप्रेजेंटेटिव ये ग्राम भोजिका एक जज की तरह भी काम करता था, पुलिसमैन की तरह भी काम करता था। यानी अगर उस विलेज में किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो उनके बीच में एज अ जज भी वो बैठता था, और अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो उस क्राइम को रोकना एज अ पुलिसमैन भी वो काम करता था, उसको सजा सुनाना भी इस ग्राम भोजिका का काम था। ग्राम भोजका के अलावा विलेजेस में कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स और भी थे, जिनको बोला जाता है गृहपतिज। पर ये गृहपतिज ग्राम भोजका से थोड़ा नीचे होते थे, क्योंकि ग्राम भोजका सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था, और उससे छोटे जो लैंड ओनर्स होते थे उनको गृहपतिज बोलते। तो ग्राम भोजका तो एक होगा, पर गृहपतिज बहुत सारे होंगे, और ये स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है। उसके अलावा एक और क्लास थी, जिसमें मेन और वुमेन दोनों आते थे, जिनको दास कर्मकार बोलते थे। और दास कर्मकार मतलब इनके पास कोई खुद की जमीन नहीं है, और अगर इनको कमाई करनी है, जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए इनको दूसरी की जमीन पे जाके काम करना होगा, तो इनको दास कर्मकार बोला जाता है।
दास से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से स्लेवी थे, इनकी हालत बहुत खराब थी, इनके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, दूसरे की जमीन पे जाकर काम करेंगे तो पैसा मिलेगा खाने के लिए। फिर ज्यादातर गांव में अपने खुद के क्राफ्ट्स पर्सन जो कि आर्ट में इन्वॉल्व थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ थे, लोहार थे, पॉटर घड़े बनाने वाले, कारपेंटर लकड़ी पे काम करने वाले, वीवर क्लॉथ्स पे काम करने वाले। फिर कुछ पहले की तमिल कंपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। शुरुआत में जो तमिल लैंग्वेज में जो वर्क हुआ ना फ्रेंड्स, उसको बेसिकली बोला जाता है संगम लिटरेचर, और इस संगम लिटरेचर को कंपाइल किया गया आज से 2300 साल पहले, लगभग 300 बीसी में इसको कंपाइल किया गया। और इनका जो कंपोजिशन हुआ इन संगम का, ये असेंबलीज में हुआ। इस असेंबली में क्या होता था, हजारों पोएट्स आते थे, हजारों पोएट्स आके इन असेंबलीज में मिलते थे। ये जो असेंबली होती है वो मदुरई में हुई है। मदुरई कहाँ पे है, तमिलनाडु में प्रेजेंट। तमिलनाडु में अगर इसको मैप में रिप्रेजेंटेशन देखिए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, कहीं पे आपको उसमें मदुरई नजर आ रहा है क्या, यहाँ नजर आएगा, देखिए दिस इज मदुरई है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में पड़ता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। मीनाक्षी टेम्पल एक बहुत मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है साउथ का, वो मदुरई में है, ठीक है। तो मदुरई सिटी में ये सारी संगल असेंबलीज हुआ करती थी, जहां पे हजारों पोएट्स आके मिलते थे और इन्होंने तमिल कंपोजिशंस बनाए, जिनको संगम लिटरेचर का नाम दिया गया। अब हम लोग सिटीज के बारे में कुछ जानते हैं, स्टोरीज के थ्रू, ट्रेवलर्स के थ्रू, स्कल्प्टर के थ्रू, आर्कियोलॉजी के थ्रू। आपने जतका के बारे में सुना होगा, जतका टेल्स, ठीक है। जतका क्या थी फ्रेंड्स, जतका वो स्टोरीज थी जिनको प्रोबेबली ऑर्डिनरी पीपल ने कंपोज किया था, और उसको लिखा गया और प्रिजर्व किया गया किसके द्वारा, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। तो बेसिकली जतका स्टोरीज वो स्टोरीज है जिनको ओरिजिनल ऑर्डिनरी पीपल ने, आम आदमियों ने लिखा था, और ऑब्वियसली बात है उन स्टोरीज को प्रिजर्व किसने किया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। अब जतका स्टोरी की एक और खास बात है फ्रेंड्स, जतका स्टोरी वो स्टोरी बताई जाती है कि जो बुद्धा था, या बुद्धा के अंदर जो बोधिसत्वास थे, ठीक है ना, ये अपनी प्रीवियस लाइफ्स में इनकी जो स्टोरीज थी उनका रिप्रेजेंटेशन था इस जतका टेल्स। जतका टेल्स में आप हमेशा ज्यादातर केसेस में देखोगे कि एक आदमी है, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा बड़ा होकर, वो बहुत बड़ा मर्चेंट बन सकता है, वो बहुत बड़ा सोशल वर्कर बन सकता है, तो इस तरीके की चीज होगी जतका टेल में। कोई बहुत बड़ा नॉर्मल आदमी कोई बहुत बड़ी चीज कर जाएगा। तो बुद्धा को, और जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे जिनको बोधिसत्व भी कहा जाता था, उनकी प्रीवियस लाइफ्स को, उनकी प्रीवियस लाइफ्स के हीरोइक डीड्स को जतका टेल्स में कहा जाता था, डिपिक्ट किया जाता है। हालांकि इन जतका टेल्स को फ्रेंड्स ऑर्डिनरी लोगों ने लिखा था, और कई सारी जतका टेल्स को जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उन्होंने प्रिजर्व किया है, और ये बोला है कि भाई ये बुद्धा और बोधिसत्व के पिछले जन्म की कहानियां हैं, ठीक है। इनको जतका टेल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक जतका स्टोरी है जहां पे गरीब आदमी रिच बनेगा, ठीक है। ये एक तरीके से हीरोइक है। देखिए कौन सी स्टोरीज अपील करेंगे फ्रेंड्स, आज की डेट में भी आप पिक्चरों को देखिए, पिक्चरों में क्या होता है, एक गरीब लड़का है, बिल्कुल ही गरीब जगह से उठा, एकदम उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो बड़े होके इतना बड़ा आदमी बन गया। तो पिक्चर्स की थीम भी ऐसे ही बनती है, एक छोटा सा आदमी छोटी सी जगह से उठा और बाद में बिल्कुल बाहुबली टाइप कुछ बहुत बड़ा आदमी बन गया। कुछ मूवीज अगर आप देखें, जैसे केजीएफ या कोई भी मूवीज देखें, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो ये सब चीजें लोगों की साइकोलॉजी को, उनकी इनर थॉट को अपील करती है। जो नॉर्मल लोग हैं, और ज्यादातर लोग नॉर्मल है फ्रेंड्स, अमीर लोग तो कितने ही हैं, तो ज्यादातर नॉर्मल लोग सोचते हैं कि हम भी नीचे से उठे हैं, हम भी किसी दिन बड़ा बनेंगे। तो ऑब्वियस बात है, ये जो कहानियां होती है ना, लोगों के इनर सेल्फ को अपील करती है। तो उस समय पे ये जो जतका टेल्स थी वो लोगों के इनर सेल्फ को अपील करती थी, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने कहा कि ये बुद्धा की और बोधिसत्व की पिछले जन्म की कहानी है। समझ गए आप बात को फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं, जतका टेल है, क्लेवर पुअर मैन की कहानी है। कहा जाता था एक समय पे एक चालाक यंग मैन था जो एक सिटी में रहता था, उसके पास केवल एक रिसोर्स था, एक मरा हुआ चूहा। तो उसने क्या किया कि उस मरे हुए चूहे को बेचा एक होटल को, और उस होटल में कैट थी, तो उस कैट को खाने के लिए मरा हुआ चूहा दे दिया, उसके बदले में उसको एक कॉइन मिल गया। फिर एक दिन क्या हुआ, तूफान आया, और उस सिटी में जो राजा का गार्डन था, उसमें सारे उस गार्डन जितने भी पेड़ पौधे लगे थे, उसकी लीव्स और ब्रांचेस टूट के गिर गई। और गार्डनर को लगा कि यार एकदम से ये इतना सारा मेस हो गया है, मैं इसको कैसे साफ करूं। तो यंग आदमी उस माली के पास गया और उसने बोला कि मैं तुम्हारा गार्डन साफ कर दूंगा, लेकिन अगर मैं गार्डन साफ करूंगा तो इसकी वुड्स और इसकी लीव्स को मैं रखूंगा, तो ये जो कुछ भी नीचे पड़ा है गार्डन पे ये सब मैं रख लूंगा। गार्डनर माली मान गया, ठीक है भाई। फिर यंग मैन ने आसपास देखा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, उस यंग मैन ने उन बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा कि अगर आप लोग ये सारी जो चीजें यहाँ गंदगी गिरी हुई है, पेड़ पौधे पत्तियां,
इनको उठा के साफ कर देते हो, मेरे लिए कलेक्ट कर देते हो, तो मैं तुमको मिठाइयाँ दूंगा। बच्चे खुश हो गए, भाई हमको मिठाइयाँ मिल रही, इतने सारे बच्चे थे, उन्होंने तुरंत सब कुछ साफ कर दिया। उसी समय पे एक किंग का पॉटर, किंग का जो पॉट बनाने वाला था, घड़े बनाने वाला था, वो पॉट को बनाने के लिए नीचे आग लगाई जाती है। तो पॉट्स बनने के बाद चूंकि मिट्टी के होते हैं, ढीले होते हैं, उनको गर्म करके उनको हार्डन किया जाता है, और गर्म आप किसी चीज से जला के करोगे, तो जलाने के लिए कुछ फ्यूल ढूंढ रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, इस यंग मैन ने, जो कि बहुत चालाक है, उसने अभी अभी बहुत सारी पत्तियां और लकड़ी इकट्ठा की है, तो उसने इस पॉटर को ये सब कुछ बेच दिया और उससे पैसे ले लिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ यंग मैन का दिमाग कैसे काम कर रहा है, वो कैसे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर पैसे कमा रहा है, इसीलिए वो क्लेवर है। फिर यंग मैन के दिमाग में एक प्लान आया। ठीक है, उसने एक घड़ा भर के पानी उस सिटी के गेट पे लेके गया। वहां पे बहुत सारे ग्रास कटर्स घास काट रहे थे, उनको प्यास लग रही थी, तो उसने 500 ग्रास कटर्स को पानी दिया। वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने बोला इस यंग मैन से कि तुमने हमको पानी पिलाया, तुमको इसके बदले में क्या चाहिए। तो इस पर्सन ने बोला कि आज मैंने तुमको पानी पिलाया है, जब मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुमको खुद आके बताऊंगा। एक दिन इस पर्सन ने देखा, ठीक है, कि एक ट्रेडर है। इस पर्सन के एक दोस्त ने बताया कि भाई एक ट्रेडर आ रहा है, और वो ट्रेडर बेसिकली एक हॉर्स डीलर है। वो हॉर्स डीलर उस सिटी में आ रहा है 500 घोड़ों के साथ। ठीक है, अब ऑब्वियसली 500 घोड़ों के साथ आ रहा है, तो इस यंग मैन का, जो क्लेवर यंग मैन, इसका दिमाग दौड़ा कि 500 घोड़ों के साथ आ रहा है, तो उन 500 घोड़ों को खाने के लिए घास चाहिए होगी। तो वो यंग मैन जिसने पहले ग्रास कटर्स को पानी पिलाया था, वो उनके पास गया और उनसे बोला कि आप मुझे एक ग्रास का बंडल दे दीजिए, और मेरी एक बात मानिए कि जब तक मेरे ग्रास का बंडल नहीं बिक जाता, आप अपनी ग्रास मत बेचिएगा। तो वो सब लोग मान गए, क्योंकि वो उसके डेप्थ में थे, उसने उनको पानी पिलाया था। तो उन्होंने उसको 500 बंडल ऑफ ग्रास उसको मिल गए, सबसे एक एक बंडल मिला, तो टोटल 500 बंडल ऑफ ग्रास हो गया। और जब वो हॉर्स ट्रेडर आया, हॉर्स डीलर आया उस सिटी में, तो वो अपने घोड़ों को खिलाने के लिए घास ढूंढ रहा था, बट सबने घास बेचने से मना कर दिया, क्योंकि सबने क्लेवर यंग मैन से वादा किया था कि जब तक तुम्हारी घास नहीं बिक जाएगी, हम अपनी नहीं बेचेंगे। तो फिर इसने अपने मुंह मांगे दाम में अपनी ग्रास को उस हॉर्स डीलर को बेचा फॉर 1000 कॉइन्स। समझ गए? तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये क्लेवर यंग मैन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस तरीके से पैसा कमा रहा है यहाँ पे। तो एक पुअर आदमी कैसे रिच बन रहा है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो कौन कौन से ऑक्यूपेशन दिखाए गए स्टोरी में, तो भैया ग्रास कटर एक ऑक्यूपेशन दिखाया गया, हॉर्स डीलर एक ऑक्यूपेशन दिखाया गया, गार्डनर एक ऑक्यूपेशन दिखाया गया, किंग का पॉटर एक ऑक्यूपेशन दिखाया गया। इस तरीके से बहुत से ऑक्यूपेशन दिखाए गए जो उस समय पे हुआ करते होंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ओनली इन द सिटी, ओनली इन विलेजेस, बोथ सिटीज एंड विलेजेस। ये आप अपनी विवेक के हिसाब से खुद सोचिए, खुद कुछ भी करिए, अपने दिमाग से भी खुद कुछ करिए। फिर ये हॉर्स डीलर सिटी में क्यों आया होगा? ऑब्वियसली अपने घोड़ों को बेचने के लिए आया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो हॉर्स डीलर था तो हॉर्सेस भी बेचेगा। फिर आपको लगता है कि क्या वुमेन उस समय की इस तरीके के काम को कर पाएंगी जो वहां पे हो रहे थे? तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पे आपको शोध करना है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन करना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, रिंग वेल है दिल्ली की। ये जो रिंग वेल सिस्टम है ड्रेनेज का, ये हड़प्पन से कैसे अलग है और किस चीज में इस्तेमाल होता है? ये रिंग वेल सिस्टम है, दिल्ली में मिला है ये। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर के बाद करते हैं। फिर हम लोग और भी बहुत सारे एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, किया है हमने अर्ली सिटीज की लाइफ के बारे में जानने के लिए। कौन से एविडेंसेस हैं? देखिए, जो स्कल्प्टर्स हुआ करते थे उस समय पे, तो उस समय के स्कल्प्टर्स तो उस समय के जो लोग हैं उनके सीन्स को ही कार्व करेंगे, चाहे वो टाउन के सीन्स हो, चाहे विलेजेस के सीन्स हो, चाहे फॉरेस्ट के सीन्स हो। और ये स्कल्प्टर्स जो रेलिंग्स हैं, जो पिलर्स हैं, उस समय जो बिल्डिंग्स के गेटवेज हैं, जो कि लोगों के द्वारा विजिट किए जाते थे, वहां पे उन्हीं चीजों को बनाएंगे जो अपने सामने देखते होंगे। तो स्कल्प्टर्स ने जो चीजें बनाई हैं, उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि उस समय पे क्या हुआ करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सांची का एक स्कल्प्टर है। सांची एक जगह है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे बहुत सारे स्तूपा भी मिले हैं। स्तूपा के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया कि एक सिटी में क्या क्या हो सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये सांची में ये स्तूपा है। ये उस समय की लाइफ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। आप खुद इस फोटो को देख के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके ये पता करने की कोशिश करिए कि इन फोटोज में क्या डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है, या आपकी खुद की नॉलेज है, आपकी खुद की सोच है। मैं आपको मदद कर रहा हूं बस चीजों को समझने में। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जो 2500 साल पहले से डेवलप्ड हुई, और वो महाजनपदास की कैपिटल थी। महाजनपदा के बारे में मैंने पहले बात की है फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा था? मगध था। तो इन सब की कैपिटल्स, बहुत सारे जो महाजनपद बने, इनकी कैपिटल्स के फॉर्म में बहुत सारी सिटीज डेवलप होना शुरू हुई। और जब ये बड़ी बड़ी सिटीज डेवलप होना शुरू हुई तो उनके चारों तरफ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई गई। फोर्टिफिकेशन वॉल मतलब एक बड़ी सी ऊंची सी दीवार। अब इस वॉल को बनाने की बहुत सी वजह थी, अगल बगल के किंग्स अटैक ना कर दें इसलिए भी वॉल बनाई जाती थी। कुछ राजा अपनी शान और शौकत और अपने पैसों को दिखाने के लिए भी वॉल बनाते थे। फिर बहुत सारी सिटीज में आर्कियोलॉजिस्ट को एक रोज में बहुत सारे पॉट्स मिले हैं। ये सिरामिक रिंग्स मिली है जो एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है, इनको रिंग वेल्स बोला गया। देखिए इस फोटो में देखिए, सिरामिक विंग्स है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनी हुई है। दिल्ली में भी ऐसी बहुत सी सिरामिक रिंग्स मिली हुई हैं। इनको बेसिकली कहा जाता है कि टॉयलेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ड्रेनेज सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाता था, गार्बेज डंप की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और ये इंडिविजुअल हाउसेज में भी मिलती हैं। तो यहाँ पे जो आपको ड्रेनेज के लिए या गार्बेज डंप की तरह जो सिस्टम मिल रहा है, रिंग वेल सिस्टम, ये हड़प्पा के सिस्टम से बहुत अलग था। हड़प्पा में तो प्रॉपर आप कह सकते हैं कि ड्रेन नालियां बनी हुई थी सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे, और वो स्ट्रीट्स की जो नालियां थी वो घर के ड्रेन के साथ कनेक्टेड थी। और जो बहुत सारी छोटी छोटी नालियां थी हड़प्पा सिटीज की, वो आगे जाके एक बड़ी नाली से मिलती थी। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ का सिस्टम जो ड्रेनेज सिस्टम है वो थोड़ा अलग है इन सिटीज का। जो कि किन सिटीज की बात कर रहा हूँ? जो कि ये महाजनपद की कैपिटल सिटीज है। फिर आज की डेट में देखा जाए फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा पैलेसेस बचे नहीं है, मार्केट्स है नहीं, लोगों के ऑर्डिनरी घर बचे नहीं है। हो सकता है कि कुछ घर ऐसे भी हो जो आर्कियोलॉजिस्ट को बाद में मिले। बहुत सारे ऐसे घर रहे होंगे जो लकड़ी के बने हुए होंगे, मड ब्रिक के बने हुए होंगे, थैच के बने हुए होंगे, वो तो वैसे भी नहीं बचे हैं। आपको पता है कि पाटलिपुत्र में जो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस होता था वो भी लकड़ी का होता था। उसमें स्टोन कार्विंग्स थी बट था तो वो लकड़ी का। अब लकड़ी थोड़ी ना इतने साल बची होगी, 300 बीसी में था वो, 2300 साल बीत चुके हैं। लकड़ी 2300 साल सरवाइव नहीं करेगी। ठीक है। फिर पुराने जमाने के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप कहां से जान सकते हैं? जिन लोगों ने उन जगहों को विजिट किया है उनकी लिखी हुई सोर्सेस से जान सकते हैं। तो उन जगहों पे बहुत सारे सेलर्स आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, और उन सेलर्स ने, ट्रेवलर्स ने अपने लिखे हुए अकाउंट्स छोड़े हैं। उन लिखे हुए अकाउंट से हम उन जगहों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि एक ग्रीक सेलर है, उसने जो जो भी पोर्ट पे गया उसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो वो एक पोर्ट पे गया जिसका नाम है भरूच। इस भरूच आपको मैप नंबर 7 में देखने को मिलेगा, 105 नंबर के पेज पे। तो आप देखिए कहीं पे आपको भरूच नजर आ रहा है? यहाँ पे ये रहा भरूच, दिस इज भरूच। ठीक है। तो ये जो ग्रीक सेलर था वो भरूच पे गया था, उसने भरूच का जो ग्रीक नाम दिया उसने बैरी गाजा नाम दिया। तो उसने बोला कि जो गल्फ है बहुत नैरो है बैरी गाजा का, यहां तक पहुंचना, नेविगेट करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत स्किलफुल और जो वहां के एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन है वो शिप्स को स्टीयर करके लेके आते थे। क्या होता था देखिए फ्रेंड्स, ये गल्फ ऑफ खंबत है। इस गल्फ ऑफ खंबत के नीचे भरूच पहुंचने के लिए एक छोटा सा इनलेट होता था। अब मान लीजिए ये लैंड है, ये लैंड है ऐसे, और यहां समुंदर है। समुंदर से जब आप यहां पहुंच जाओगे ना तो ये एक छोटा सा इनलेट है। तो यहाँ पे जब शिप्स आ जाते थे तो छोटी छोटी जो नाएं होती थी ना लोकल फिशरमैन की, वो नाएं नाव यहाँ पे खांचे फंसा देते थे और वो खांचों से खींच के उन शिप्स को डॉकयार्ड पे ले आते थे भरूच के। आज की डेट में भी देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कभी किसी पोर्ट को देखा हो, किसी कॉमर्शियल पोर्ट को देखा हो, चाहे आपने चेन्नई की कॉमर्शियल पोर्ट को देखा हो, गोवा के कॉमर्शियल पोर्ट को देखा हो, या मुंबई के कॉमर्शियल पोर्ट को देखा हो, जब आप उन कॉमर्शियल पोर्ट्स को देखोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको समुद्र में बहुत सारी छोटी 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 बोटें नजर आएंगी। पता है वो छोटी 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 बोटें क्यों होती हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं ना, वो जैसे पोर्ट के पास आते हैं तो वो अपने इंजन को बंद कर देते हैं, और फिर ये छोटी छोटी बोटें उन कॉमर्शियल बड़े बड़े वेसल्स में अपना खांचा डाल के उनको खींच के धीरे धीरे लाके डॉक करती हैं। अपने इंजन से आके वो बड़े बड़े शिप्स डॉक नहीं होते हैं। ये फिनोमिना आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप किसी पोर्ट में जाके इस फिनोमिना को विटनेस करोगे। मैंने कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं। तो भरूच में जो शिप्स थे उनको जो लोकल फिशरमैन थे वो अपनी नावों के खांचों से फंसा के अंदर लेके आते थे। इन लोकल फिशरमैन को किंग ने एम्प्लॉय कर रखा था। अब चूंकि किंग ने इसको एम्प्लॉय कर रखा था, इसका मतलब किंग जो था वहां का वो ट्रेड को सपोर्ट दे रहा था। बैरी गाजा में जो इंपोर्ट आते थे बाहर से, उसमें वाइन होती थी, कॉपर होता था, टिन होता था, लेड होता था, कोरल होता था, टोपाज होता था,
कपड़े होते थे, सोना चांदी के कॉइन्स भी हुआ करते थे। ठीक है, ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, तो ये लोग उन प्लांट्स को एक्सपोर्ट करते थे जो कि हिमालय में मिलते हैं। आइवोरी एक्सपोर्ट करते थे, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, इस तरीके की चीजें ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। बहुत सारे स्पेशल गिफ्ट्स भी मर्चेंट लेके आते थे किंग्स के लिए। ऑब्वियसली बात है, किंग को तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को अगर अपना धंधा चलाना है, बिजनेस चलाना, तो किंग को तो कुछ करना पड़ेगा। आज की डेट में भी ऐसा होता है, सरकार इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लेती है, तभी तो ट्रेड अलाउ करती है। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, वो ड्यूटी, खासकर जो इंपोर्टर्स है वो ड्यूटी पे करते हैं। क्यों ड्यूटी पे करते हैं? क्योंकि उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू देगा, तभी तो गवर्नमेंट अलाउ करेगी सब काम के लिए। समझ गए? फिर फ्रेंड्स, ये जो किंग्स के लिए गिफ्ट आते थे, इसमें चांदी के बर्तन, भैया गाने वाले बॉयज, खूबसूरत वुमेन, फाइन वाइन्स, फाइन क्लॉथ, इस तरीके के गिफ्ट आया करते थे किंग के लिए। तो आपका एक यहाँ पे टास्क है कि आपको उन सारे थिंग्स की लिस्ट बनानी है जिनको इंपोर्ट किया जाता था बैरी गाजा भरूच में, और भरूच से एक्सपोर्ट किया जाता था। और आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है जो कि बैरी गाजा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी पर हड़प्पन टाइम्स में नहीं होती थी। ठीक है, और आपको क्यों लगता है कि मर्चेंट्स गिफ्ट्स क्यों लाते थे किंग्स के लिए? इसका एक रीजन तो मैंने इनफॉर्मली आपको बता ही दिया है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं पंचमार्क कॉइन्स की। देखिए, पंचमार्क कॉइन्स रेक्टेंगुलर कॉइन्स भी हो सकते थे, स्क्वायर भी हो सकते थे, राउंड भी हो सकते थे। मेटल शीट से काट के निकाला जाता था या फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल से निकाला जाता था। ठीक है, इन कॉइन्स पे इंस्क्राइब नहीं किया जाता, इन पे इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखे जाते थे, बल्कि इनको स्टैंप किया जाता था। इनके ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती थी, और वो स्टैंप ऑब्वियसली बात है डाई में या पंचेस में, जो कि स्पेशली इस चीज के लिए बनाए जाते थे, उससे लगाई जाती थी। और ऑब्वियसली बात है, ये डाइज, ये पंचेस हैं, इनको सरकार, उस समय के जो किंग है वो इशू करते थे, और उनसे इन सील्स के ऊपर स्टैंप, पंच मार्क कॉइन्स इस तरीके के बनते थे। तो राउंड या स्क्वायर या जो रेक्टेंगुलर शेप की जो मेटल शीट्स हैं, उनके ऊपर आप पंच करके एक साइन बना दोगे, वो पंच मार्क कॉइन्स बन जाएंगे। और फिर उन पंच मार्क कॉइन्स को पूरे सब कॉन्टिनेंट एज अ लीगल टेंडर या एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया में रुपया है, रुपया एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब करेंसी, मतलब उस चीज से आप मार्केट में कुछ खरीद सकते हो। उसी तरीके से ये जो डाई का जो स्टैंप होता था, ये जो पंचिंग होती थी उस मेटल शीट के ऊपर, ये इस बात का सबूत होता था कि हाँ भाई, राजा का इसको सपोर्ट है, यानी कि इसको एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कॉइन्स के बारे में जब बात करें, तो अभी जो मैंने स्टोरी बताई थी आपको यंग क्लेवर मैन वाली, वहां पे आपको बताया था कि कैसे कॉइन का प्रयोग होता था। उसने कैसे अपने मरे हुए चूहे को एक होटल में बेचा, उसकी कैट के लिए एक कॉइन का। तो आप समझ सकते हो, कॉइन को एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जाता था। इन कॉइन से जो अलग अलग चीजें अवेलेबल थी मार्केट में, उन्हें खरीदा जा सकता था। और थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं इस पीरियड के। समझ गए फ्रेंड्स? और द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंचमार्क कॉइन्स। वो कॉइन्स जो लगभग 500 सालों के लिए इस्तेमाल किए गए, वो एक्चुअली में पंचमार्क कॉइन्स थे। क्योंकि देखिए, पंचमार्क कॉइन्स को बनाना बहुत आसान था फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में तो गोल्ड के भी कॉइन्स आए, सिल्वर के भी कॉइन्स आए। जिस जिस रूलर के पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता, जैसे कुषाण किंग कनिष्क था, अब उसके पास बहुत पैसा था तो उसने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए। बट हर रूलर के लिए, खासकर शुरुआत में, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इशू करना पॉसिबल नहीं था, तो वो पंचमार्क कॉइन्स इशू करता था। मेन वजह तो करेंसी चलाना था ना, तो करेंसी तो इससे भी चलेगी। तो यहाँ पे देखिए, मीन्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात की, शॉर्ट पोएम है संगम कलेक्शन की, इसको आप पढ़िए। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है सॉल्ट की फ्रेंड्स। ये जो व्हाइट पैडी है ना, ये एक्चुअली में नमक है। तो नमक को उगाया गया। अब जो लोग कोस्ट पे रहते हैं, उन्होंने नमक को उगाया, अब फिर उस नमक को लेके वो इनर पार्ट्स में जा रहे हैं और वहां पे जाके उस नमक को बेच रहे हैं। अब उस नमक के बदले वो पंचमार्क कॉइन्स भी ले सकते हैं, या बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करके गेहूं, चावल या बाकी चीजें ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ सवाल मिल जाएगा कि मर्चेंट्स किस चीज से प्लान कर रहे हैं उसको एक्सचेंज करने से। तो भाई, पंचमार्क कॉइन्स भी ले सकते हैं अगर उस समय पे चलते हो कोई, या फिर दूसरे खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। और वो चल किससे रहे हैं, ये भी एक सवाल है। वो कैसे जा रहे हैं? क्या वो कार्ट्स पे जा रहे हैं? क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड इन कार्ट्स। भाई, इसी पैराग्राफ में सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए गए जो नीचे दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सिटीज विद मेनी फंक्शंस। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक सिंगल टाउन कभी कभी बहुत सारी वजहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट टाउन था मथुरा। अब मथुरा को इस मैप पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, ये रहा मथुरा। मथुरा क्यों इंपॉर्टेंट था? मथुरा देखिए, 2500 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ करता था। सबसे पहला रीजन था कि इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड।
यानी कि अगर किसी को नॉर्थ वेस्ट पार्ट से ईस्टर्न पार्ट में जाना हो तो वो मथुरा से जाएगा, और उसको किसी को नॉर्थ पार्ट से साउथ में जाना हो तो भी वो मथुरा से होके जाएगा। यानी कि अगर इस रीजन से किसी को ईस्ट में जाना है तो बीच में मथुरा पड़ेगा, और नॉर्थ रीजन से किसी को साउथ में जाना है तो भी बीच में मथुरा पड़ेगा। तो मथुरा वॉज अ जंक्शन, एक क्रॉस रोड था। सब लोग यहां से होके निकलते थे जो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं या नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, तो बीच में मथुरा पड़ता ही था। तो मथुरा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, और उस सिटीज के चारों तरफ ऑब्वियसली फोर्टिफिकेशन होंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी होगी उतने ही ज्यादा अरेंजमेंट उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाएंगे। बहुत सारे सेवरल श्राइन्स भी थे वहां पे, लोग वहां पे आके अपने रिलीजियस भगवान की पूजा भी करते थे। फिर उस फोर्टिफिकेशन के बाहर छोटे छोटे गांव थे, उस गांव में फार्मर्स थे, हर्डर्स थे। वो गांव के लोगों को, उस सिटी के लोगों को, यानी मथुरा सिटी के लोगों को आके खाना देते थे, जानवर देते होंगे मीट के लिए। फिर मथुरा एक ऐसी जगह थी जहां पे बहुत एक्सट्रीम फाइन स्कल्पचर भी प्रोड्यूस किया जाता था। आज से 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की सेकंड कैपिटल हुआ करती थी। कुषाण के बारे में हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। मथुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर थे। यहाँ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी थी, यहाँ जैन मोनास्ट्रीज भी थी, और साथ साथ कृष्ण की भक्ति का एक बहुत मेजर सेंटर बना मथुरा। और कृष्ण की भक्ति का तो एक बहुत मेजर सेंटर आज भी है मथुरा। ठीक है। फिर मथुरा में बहुत सारे स्टोन स्लैब्स हैं, स्टैचूज हैं, जहां पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। जो उस समय पे रूलर्स वहां पे रूल किया करते थे, उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस छोड़े हैं। छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं जहां पे बहुत सारे मेन ने गिफ्ट दिया था मोनास्ट्रीज को, श्राइन्स को। बहुत सारी वुमेन ने भी गिफ्ट दिए थे मोनास्ट्रीज को, श्राइन्स को, जिनके रिकॉर्ड इन शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस में दे रखे थे। इन इंस्क्रिप्शंस को ऑब्वियसली बात है किंग्स ने भी बनवाया, क्वीन ने भी बनवाया। ज्यादातर जो दान देंगे वो किंग्स क्वींस देंगे, उसके बाद कोई दान देगा तो ऑफिसर्स देंगे, मर्चेंट देंगे, क्राफ्ट पर्सन देंगे जो सिटी में रहा करते थे। इन मथुरा के इंस्क्रिप्शंस में लोहारों का भी नाम है, गोल्ड स्मिथ्स का भी नाम है, जो ब्लैक स्मिथ्स हैं लोहार का भी नाम है, गोल्ड स्मिथ्स जो सोने का काम करते हैं उनका भी नाम है, वीवर्स कपड़े सुनने वालों का भी नाम है, बास्केट मेकर्स का भी नाम है, गार्डेंट्स माला बनाने का भी नाम है, परफ्यूम इत्र बनाने वालों का भी नाम है। तो भाई हर तरीके के लोग मथुरा में हैं, और उन्होंने इंस्क्रिप्शंस तक करा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बजलिंग सेंटर हुआ करता होगा। जैसे आज की डेट में मुंबई एक बजलिंग सेंटर है ना पूरे देश का, उस तरीके से उस समय समझ सकते हैं कि मथुरा हुआ करता होगा। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज दी गई कि जो लोग उसमें मथुरा में रहते होंगे वो उनके लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस को लिस्ट करिए, मतलब वो कितना अलग अलग तरीके का काम करते होंगे यहाँ पे आप लिख के बताइए। और कोई एक ऐसा काम बताइए जो वहां पे होता होगा बट हड़प्पन सिटीज में नहीं होता होगा। अब तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन का जवाब देना फ्रेंड्स, खुद से करिए। फिर क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन की बात करते हैं। देखिए क्राफ्ट्स के लिए हमको बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जिसमें एक्सट्रीम फाइन पॉटरी मिलती है जिसको बोला था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि इसका नाम बताता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मिलती है। यहां पे देख लीजिए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। यानी जो छोटा जो कुम्हार नहीं व्हील को घुमा के जो बनाता था पॉट्स, वो ये सारा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उससे ही बनता था। इसकी जो सरफेस थी आउटर की वो बिल्कुल मेटेलिक जैसे रहती थी, बिल्कुल काली काली होती थी, चूंकि पॉट पे बनाने के बाद इसको भट्टी में सेका जाता था, और इतना सेका जाता था कि इसकी जो बाहर की लेयर थी वो पूरी काली पड़ जाती थी। एक काले रंग की स्लिप भी इसके ऊपर लगाई जाती थी ताकि मिरर लाइक शाइन मिले। मतलब जब ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बन के तैयार होता था ना, तो ऐसा लगता था कि मेटल का बना हुआ, मेटेलिक लुक देता था, चमक रहा होता था, हालांकि वो होता नहीं था मेटल का। ऑब्वियसली बात है, पॉट पे बनाया तो मिट्टी का होगा, मेटल का कैसे होगा। आगे बात करते हैं। अब ये हमको याद रखना है कि देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत सारे क्राफ्ट्स का आज तक सरवाइव नहीं किया है। हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो सरवाइव कर गई हैं, जो चीज सरवाइव नहीं करी वो तो हमको पता ही नहीं है। फिर हमको बहुत सारे टेक्स्ट से पता चलता है कि उस समय पे क्लॉथ भी बनता है, पर क्लॉथ के बहुत ज्यादा रिमेन्स हमको आज मिले नहीं, क्योंकि क्लॉथ तो बर्बाद हो जाएगा ना इतने सालों में। क्लॉथ के बहुत सारे फेमस सेंटर थे, जैसे कि नॉर्थ में वाराणसी हुआ करता था, साउथ में मदुरई हुआ करता था, और मेन और वुमेन दोनों इन सेंटर्स में काम करते थे। फिर जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो कि क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व थे, जो उस समय पे ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपनी कुछ एसोसिएशंस बना रखी थी, और इन क्राफ्ट्स पर्संस की एसोसिएशन को, मर्चेंट्स की एसोसिएशन को कहा जाता था श्रेणीज। ये जो श्रेणी होती थी एक बड़ा सा एसोसिएशन होता था, ऑर्गेनाइजेशन होता था, जिसमें अगर कोई क्राफ्ट पर्सन है तो उसको प्रॉपर बाकायदे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और जब उसका फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये श्रेणी उस पर्टिकुलर क्राफ्ट पर्सन की मदद करेंगे।
तो ये मर्चेंट्स मिलके श्रेणीज ऑर्गेनाइज करते थे, क्राफ्ट पर्सन मिलके श्रेणीज ऑर्गेनाइज करते थे, ये लोग मिलके ट्रेड को करते थे। आप समझ सकते हैं ना, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मॉडर्न एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये क्या है, बिजनेसेस का एक कॉम्बिनेशन है जो कि ओवरऑल मिलके बिजनेसेस को फ्लोरिश करने में मदद करता है। उसी समय पे उस इसका एग्जांपल श्रेणीज हुआ करते थे। ये श्रेणीज क्राफ्ट्स पर्सन का, मर्चेंट्स का एक कंबाइंड बना हुआ ग्रुप था जो इंडिविजुअल क्राफ्ट्स पर्सन और मर्चेंट्स की मदद करता था धंधा करने में, ट्रेड करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। फिर श्रेणीज बैंक की तरह भी काम करते थे। अमीर मेन और वुमेन का पैसा डिपॉजिट करते थे ये लोग, उस पैसे को जगह जगह पे इन्वेस्ट करते थे और उसका इंटरेस्ट के एक पार्ट को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी भेजा जाता था। आपको पता है कि ये जो मर्चेंट्स थे, ये लोग मोनास्ट्रीज बनाने में, विहार बनाने में इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया है, जहां पे मॉन्क्स रेनी सीजन में जाके रुकते थे या जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब जाके रुकते थे। तो ये जो पैसा जमा होता था श्रेणीज में एज अ बैंकर, इसका जो प्रॉफिट मिलता था रिच मैन और वुमेन को, इसका एक पार्ट रिलीजियस एक्टिविटीज में भी जाता था। फिर रूल्स ऑफ स्पिनिंग और वीविंग देख लगते हैं। इन रूल्स के बारे में हमको पता कहाँ चलता है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की बात मैंने चैप्टर 7 में की थी। यहाँ पे बात की गई है अर्थशास्त्र में कि भैया स्पिनिंग और वीविंग कैसे करी जाएगी वर्कशॉप्स में, और जब ये स्पिनिंग वीविंग की जाएगी तो एक स्पेशल ऑफिशियल सुपरवाइज कर रहा होगा। जो विडोज हुआ करती थी जिनके हस्बैंड मर गए होते थे, या जो यंग वुमेन थी जिनके शरीर का कोई पार्ट खराब है, या फिर नन्स हैं, मदर्स हैं, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स है किंग की, या फिर टेम्पल की सर्विस से जो वुमेन रिटायर कर चुकी हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था वुल को प्रोसेस करने में, पेड़ के बार्क को प्रोसेस करने में, कॉटन को प्रोसेस करने में, हैम्प को प्रोसेस करने में, फ्लैक्स को प्रोसेस करने में, और उनके काम की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता था। कुछ वुमेन ऐसी थी जिनको घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, तो जिन वुमेन को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी वो अपनी मेड सर्वेंट्स को भेज देती थी सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट उनको रॉ मटेरियल देता था, वो रॉ मटेरियल ये मेड सर्वेंट्स लेके घर में आती थी, वुमेन वहां पे उसको फाइनल प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करती थी और वो फाइनल प्रोडक्ट फिर ये मेड सर्वेंट जाके सुपरिटेंडेंट को दे आती थी। अब जो वुमेन वर्कशॉप विजिट कर सकती थी या जो मेड सर्वेंट थी जो कि सामान लेने आने जाने का काम करती थी, उनको डॉन के टाइम पे यानी सुबह के समय पे जब सफिशिएंट सनलाइट आ जाएगी तब वो वर्कशॉप जाएंगी और सुपरिटेंडेंट से अपनी वेज इकट्ठा करेंगी। उनको उस समय पे वर्कशॉप जाना है जब इतनी अच्छी खासी रोशनी हो गई हो कि सुपरिटेंडेंट ठीक से उनके काम को देख पाए और उसके हिसाब से उसके काम का अंदाजा लगा पाए और उसकी पेमेंट कर सके। जब भी सुपरिटेंडेंट एक वुमेन के काम को देखेगा तो वुमेन की तरफ देख के बात नहीं करेगा। अगर वो वुमेन की तरफ देख के बात करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। यानी कि वुमेन्स की चैस्टिटी और डिग्निटी को लेके काफी स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसके उस टाइम पे। और खास बात यह है फ्रेंड्स, अगर किसी वुमेन ने अपना काम सही समय पे नहीं किया तो उसको एक फाइन देना पड़ेगा और कभी कभी तो उसके अंगूठा काट लिया जाता था। अब सोचिए, ये एक बहुत एक्सट्रीम सजा थी, एक वुमेन का अंगूठा काट लेना सिर्फ इस बात की वजह से कि उसने काम को समय पे करके नहीं दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है उन सारी वुमेन्स की जिनको उस समय का सुपरिटेंडेंट एम्प्लॉय कर सकता था इस काम के लिए, स्पिनिंग और वीविंग के लिए। और वर्किंग के लिए उस समय की जो वुमेन थी जो काम करना चाहती थी पैसा कमाने के लिए, उनको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे लिखी हुई है कि उनको घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। आगे देखते हैं, यहाँ पे अरिकामेडु की बात की गई है। अब ये अरिकामेडु क्या है? अरिकामेडु प्रेजेंट डे पौंडीचेरी है। इसको भी हम लोग मैप पे देख लेते हैं। कहाँ दिख रहा है आपको अरिकामेडु? ये दिख रहा है, प्रेजेंट डे पौंडीचेरी में आता है आपका अरिकामेडु। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आपसे ये भी बोला जाएगा कि जो रोम पे एक बॉक्स है पेज नंबर 88 पे, उसको पढ़िए। तो जरा एक बार पेज नंबर 88 पे आते हैं। यहाँ रोम के बारे में एक बॉक्स दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। तो भैया रोम को आप पेज नंबर 76 पे मैप पे देखिए, मैं ये दिखा चुका हूँ, इस पर वापस नहीं जाऊंगा। आप आराम से अपना एटलस खोल के रोम को देख सकते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है पूरे यूरोप में, और जिस समय पे गंगा वैलीज में सिटीज डेवलप कर रही थी उस समय पे रोम भी डेवलप कर रहा था। तो इट इज कैपिटल ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। ठीक है, अब वो एम्पायर उस समय यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया में फैला हुआ था। ऑगस्टस इस रोम एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था जो आज से 2000 साल पहले रूल करता था। उसने जब रोम को बनाना शुरू किया था तो वो ईंटों का शहर था, और जब उसने बनाना खत्म किया तो वो फिर मार्बल का शहर बन गया। मतलब उसने शहर को काफी फ्लोरिश किया। उसके बाद के बहुत सारे रूलर्स ने
टेम्पल्स बनाए, पैलेसेस बनाए। तो जब ये रूलर्स रोम को डेवलप कर रहे थे ना, उन्होंने रोम में बहुत बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स बनाए। ये देखिए एम्फी थिएटर्स इस तरीके के होते हैं। क्या होता है एम्फी थिएटर्स में? एक बहुत ओपन एरेना होगा और उस एरेना को सीट से ढक दिया जाएगा चारों तरफ से। मतलब कुछ तरीके से आप कह सकते हैं कि आज के मॉडर्न डे जो क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं कुछ उस टाइप का। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कोलोसियम मिलेगा। अगर आप में से कभी कोई रोम गया हो तो कोलोसियम देखिएगा। कोलोसियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। उस समय पे यहाँ पे फाइट्स हुआ करती थी कोलोसियम में, एक दूसरे को दो फाइटर लड़ते थे और तब तक लड़ते थे जब तक एक मर नहीं जाता था। समझे ना फ्रेंड्स? तो बड़े बड़े एम्फी थिएटर्स बनाए, ओपन अरेनास थे, वहां बीच में लड़ाई हुआ करती थी और लोग उन सीटों पे बैठ के देखते थे। यहाँ पे बहुत सारी तरीके के और शोज भी होते थे। पब्लिक बाथिंग होती थी। जब मेन बात हो रहे होंगे तो उनका टाइम अलग होगा, वुमेन बात कर रही होंगी उनका टाइम अलग होगा। लोग मिलते थे, रिलैक्स करते थे। ठीक है। बहुत बड़े बड़े एक्विडक्ट्स भी थे वहां पे, कुछ चैनल्स थे जिससे पानी अंदर लाया जा सकता था सिटी के अंदर। उसको बाथिंग प्लेटफॉर्म में भी बदला जा सकता था, फाउंटेन्स में बदला जा सकता था, ठीक ठाक टॉयलेट्स भी थे वहां पे। तो आप सोचिए, देखिए एम्फी थिएटर्स और एक्विडक्ट्स में बहुत माइनर ही चेंज है। ठीक है। एम्फी थिएटर्स में बहुत सारी तरीके की चीजें होंगी, एक्विडक्ट्स में पानी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो एम्फी थिएटर और एक्विडक्ट्स के बीच के फर्क को आप एक बार पता करने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बस आपको यह समझना है कि एक राउंड में आपको एक बड़ा सा ओपन एरिया बनाया जाएगा और उसके चारों तरफ टायर्स ऑफ सिटीज बनाएंगे पूरा करके। ये बाहर का एक कह सकते हैं कि एक एक्विडक्ट का एक्सटीरियर दिख रहा है, पूरा एक राउंड सर्कल बना होगा इसका आगे जाके। तो इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस उस समय पे रोम में बहुत ज्यादा फेमस थे। अब हम लोग वापस आ जाते थे जहां से हम लोग आए थे। हमने पेज 88 पे पढ़ लिया। अब देखिए अरिका मेडू, जिसको हम लोग मैप में भी देख चुके हैं, 2200 से 1900 साल पहले ये अरिका मेडू एक कोस्टल सेटलमेंट होता था जहां पे दूर दूर से शिप्स आते थे और गुड्स लेके आते थे। ऑब्वियस बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अरिका मेडू को इस्तेमाल किया जाता था। वहां पे एक बहुत मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर पाया गया है जिसको हो सकता है कि वेयर हाउस की तरह इस्तेमाल किया गया हो। वहां पे बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि पॉटरी मिली है। ये पॉटरी मेडिटेरेनियन रीजन की है, जैसे कि एम्फोरे। अब एम्फोरे क्या होता है? टॉल डबल हैंडल जार्स होते हैं जिसमें वाइन या ऑयल रख सकते हो आपको। फिर यहाँ पे स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी मिली है जिसको एरिटाइन वेयर भी बोलते हैं। अब ये एरिटाइन वेयर इटली में एक सिटी के नाम पे है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है इस स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी का उदय शायद इटली में हुआ हो। इसको बनाया जाता था वेट क्ले को स्टैम्प्ड मोल्ड में दबा के, प्रेस करके। ठीक है। फिर वहां पे एक और तरीके की पॉटरी मिली जो लोकली बनाई जाती है, लेकिन उस पर रोमन डिजाइन्स का प्रयोग हुआ है। वहां पे रोमन लैंप्स पाए गए हैं, ग्लासवेयर पाए गए हैं, जेम्स पाए गए। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अरिका मेडो एक ऐसी साइट थी जिसका रोम से तगड़ा कनेक्शन था। पूरे चांसेस रहे होंगे कि रोम से कुछ लोग आके यहाँ पे सेटल हुए होंगे, इसलिए रोमन कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा आया है। रोम की बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे मिली हैं। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि रोम का इस एरिया में काफी इफेक्ट रहा होगा, कल्चरल इफेक्ट काफी रहा होगा। बहुत सारी चीजें थ्रू ट्रेड रोम से यहाँ पे आई होंगी। फिर स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं जो ऑब्वियसली डाई क्लोथ को डाई करने के लिए बनाए गए होंगे। स्मॉल टैंक्स में कुछ डाइंग वैट्स का अरेंजमेंट किया गया था जिससे क्लोथ को डाई किया जा सके। फिर बहुत सारा एविडेंस ऐसा मिला है कि भाई बीड्स को सेमी प्रीशियस स्टोन से और ग्लास से आप कैसे बनाओगे। तो आपको यहाँ पे एविडेंस लिस्ट करना है कि क्या एविडेंस है कि अरिका मेडू का कांटेक्ट था रोम से, या फिर हमारे देश के बाकी एंशिएंट सेटलमेंट्स का कांटेक्ट था रोम से। ठीक है, ये आपको करना है फ्रेंड्स। बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे देश के अलग अलग हिस्से थे वहां पे ट्रेड फ्लोरिश कर रहा था और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वो समुद्र से जुड़ा हुआ था। तो ये जो ओशन वाला ट्रेड था ना, ये बहुत साल पहले से एक्टिव है। फिर हमने कहा क्या बात की? आयरन की बात की, यहाँ पे इरिगेशन की बात की, विलेज की बात की, पोर्ट की बात की, रिंग वेल की बात की, सिटी की बात की, श्रेणी की बात की, संगम की बात की। संगम और श्रेणी को बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। भैया आयरन का प्रयोग सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ लगभग 3000 साल पहले। आयरन का प्रयोग में तेजी आई, सिटीज फ्लोरिश करना तेजी से शुरू हुई और पंच मार्क कॉइन्स का इस्तेमाल तेजी से शुरू हुआ लगभग 2500 साल पहले। संगम लिटरेचर की कंपोजिशन की शुरुआत हुई लगभग 2300 साल पहले। अरिका मेडू का सेटलमेंट 2200 से 1900 साल पहले अप्रोक्सीमेटली था।
तो ये इस टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन था फ्रेंड्स, चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं 11 तक, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, फेसबुक पे इन वीडियोस को शेयर कर दें, अपने क्लास के बच्चों को बता सकते हैं, जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको बता सकते हैं। एक बार अगर आप इनको अपने फेसबुक पे शेयर कर दोगे तो मेरे बनाने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ध्यान रखिए अपना, कोरोना से बच के रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।